हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। राजस्थान सीएचओ ऑल सीएचओ दबंग क्लास पार्ट फर्स्ट। आज एक नई पारी की शुरुआत। आज से रोजाना शाम को 7:15 बजे आपसे मुलाकात होगी और संघर्ष आप और हम मिलकर करेंगे राजस्थान में सीएचओ बनने का। साथ में भारत के अलग अलग राज्यों में जो सीएचओ की वैकेंसीज आती है उनको भी ध्यान में रख करके एमसीक्यू आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं माय लविंग फ्यूचर सीएचओज। ये क्लास का जो कंटेंट है ये सीएचओ के अलावा अदर वैकेंसीज में भी बहुत मददगार होगा। चाहे आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसएसबी, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, कहीं पर भी ये 1 और 2 लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बट आज इस खूबसूरत सेशन की शुरुआत कर रहा हूं जहां पर नेक्स्ट 1 आवर के लिए मैं आपको ले चलूंगा एक बहुत ही प्यारी जर्नी में। और जर्नी को कैरी करने से पहले एक सपने से एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। यदि एक सपना टूटकर चकनाचूर हो गया, फिर हम उठते हैं, दूसरा सपना देखते हैं, उसी हौसले को जिंदगी कहते हैं। लाइफ में ऐसी कई परिस्थिति आपके साथ आई होगी। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो फिर से उठ के खड़ा होना है, फिर अपना एक सपना बनाना है। उस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से लगा देना। माय लविंग फ्यूचर सीएचओस। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करो। सेशन का पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर पुट करने की कोशिश करें। मैंने लिखा कि पार्किंसन डिजीज इज अ ड्यू टू द लॉस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन जो डिजीज है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के लॉस होने की वजह से होती है? क्या एसिटाइल कॉलिन, क्या डोपामिन, क्या नॉर एपिनेफ्रिन, क्या सीरोटोनिन? माय लविंग फ्यूचर सीएचओस, वी हैव 4 ऑप्शन कि पार्किंसन डिजीज ड्यू टू लॉस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना बच्चों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंपल्स ट्रांसमिशन करने में न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं। यदि एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करेगा तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का मेजर रोल होता है। और यदि न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी है, यदि उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी है मेरे फ्यूचर सीएचओस, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं पेशेंट को एग्जैक्टली जब भी पेशेंट को यदि उस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी लगती है तो आप समझ जाना कि मसल्स वीकनेस हुआ होगा। आप बी आंसर लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो है बी आंसर लिख रहे हैं। क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना कौन सा सही होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और फटाफट आंसर पुट करिएगा। वैसे ऑलमोस्ट बच्चों ने जो है सही आंसर पुट किया है। पहला एमसीक्यू आपके सामने और पहला एमसीक्यू जो आंसर है ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, बी आपका सही आंसर। क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन। एक्चुअली एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ऑलवेज देखा जाए तो एसिटाइल कोलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल स्ट्रेंथ। डोपामिन आप बच्चों ने सही आंसर लिखा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फंटास्टिक। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन की मैं बात करूं, जैसे लैक ऑफ डोपामिन होगा तो पेशेंट को पार्किंसन डिजीज डेवलप होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि डोपामिन जो है वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर प्ले द मेजर रोल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। नॉर एपिनेफ्रिन को कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं बच्चों। नॉर एपिनेफ्रिन को कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट इज अ नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन।
एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन फ्यूचर सीएचओस। अगला एमसीक्यू पूछ रहा है द केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों लिख रहा हूं सीएचओ का स्पेशल एमसीक्यू, सीएचओ का स्पेशल एमसीक्यू, जहां मैंने पूछा है केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज आप सबको पता होगा। मैंने आपसे पूछा है कि केमिकल नेम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? HCIO, देन CiO3, CaCiO3 और वी कैन से CCI4। ध्यान से सोच करके आंसर पुट करना, कौन सा केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर का फ्यूचर सीएचओज? ABCD 4 ऑप्शन, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। आंसर नहीं पता तो गलत आंसर मत पुट करना, आंसर नहीं पता तो गलत आंसर मत पुट करना। जस्ट वेट एंड वॉच, सोचना समझना फिर आंसर पुट करने की कोशिश करना बच्चों। शुक्रिया अयाज, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट बच्चों ने सी लिखा है। मैं बताना चाहता हूं ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल नेम को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, CaCiO3। दैट इज अ केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। और अदर नाम आपसे पूछे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। और बता देता हूं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जो है डेफिनेटली कहीं की वाटर प्यूरिफिकेशन में मदद करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। मैं इसके क्राइटेरिया आपको बताऊंगा। यदि वाटर को प्यूरिफाई करना है तो ब्लीचिंग पाउडर रोल प्ले करेगा। कैसे? देखिए, यदि ब्लीचिंग पाउडर की काम बात करूं मैं, तो वाटर सप्लाई कहीं पर भी हो रहा है तो वाटर को डीकंटामिनेटेड और डिसइंफेक्शन करने में रोल प्ले करता है। नॉर्मली सीएचओ स्पेशल एमसीक्यू की बात कर रहा हूं बच्चों, 4 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर विल यूज टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ वाटर। यदि पाउडर फॉर्म में यूज करना, यदि पाउडर फॉर्म में यूज करना बच्चों, तो 4 मिलीग्राम हम 1 लीटर वाटर में पुट करते हैं पाउडर फॉर्म में। एग्जाम में कभी कभी टैबलेट फॉर्म में पूछते हैं, तो याद रखना 0.5 मिलीग्राम फॉर 1 लीटर, 0.5 मिलीग्राम फॉर 1 लीटर। यदि हमें 0.5 mg की टैबलेट यूज करनी है तो हम 1 लीटर वाटर को प्यूरिफाइड कर सकते हैं, 1 लीटर वाटर को प्यूरिफाइड कर सकते हैं। इवन आपने देखा होगा, मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूं तो यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पर सोडियम जो है हाइपोक्लोराइड की बात जरूर करूंगा। और सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये अलग अलग जगह, यदि HIV पॉजिटिव पेशेंट है और HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्ट करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करना है। यदि कोविड 19 का पेशेंट है, क्लोथ को डिसइंफेक्टेंट करना तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे। यदि कोई ब्लड, यदि आपके कहीं सर से ब्लड को रिमूव करना है, ब्लड को रिमूव करना है फ्लोर से ब्लड को रिमूव करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करेंगे। याद रखना सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है अगेन वी कैन से ग्रुप ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर से बिलोंग कर रहा है, जिसमें HIV पेशेंट के क्लोथ को डिसइंफेक्टेड करना है, कोविड 19 के यदि क्लोथ को डीकंटामिनेटेड करना है, फ्लोर से ब्लड को रिमूव करना है तो हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को प्रीफर करेंगे। और यही मैंने अलग अलग 2 क्राइटेरिया आपको बताया कि 4 मिलीग्राम ब्लीचिंग पाउडर टू ट्रीट द 1 लीटर ऑफ वाटर, 0.5 मिलीग्राम टैबलेट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टैबलेट भी पूछते हैं, मैंने दोनों क्राइटेरिया पुट किया, पाउडर भी लिखा है और टैबलेट भी पुट किया। कॉम्पिटिशन वाले किसी भी फॉर्म में आपको पूछेंगे तो आप सही आंसर करेंगे बच्चों। एक बार क्लास को मैक्सिमम सीएचओ तक शेयर करना ना भूलें। आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर बहुत कुछ नया गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगला एमसीक्यू कहता है द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप इन द सुपाइन पोजीशन इज प्रिवेंटेड बाय। देखिए कंफर्ट डिवाइसेस की बात करें, मैंने लिखा कि एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल जो रोटेशन है, एक्सटर्नल रोटेशन किसका बच्चों? हिप का। एक्सटर्नल रोटेशन किसका बच्चों? हिप का। यदि मैं बात करूं तो वो प्रिवेंट किससे करेंगे? बैड क्रेडल से प्रिवेंट करेंगे, या बच्चों बैड बोर्ड से प्रिवेंट करेंगे, या बच्चों ट्रॉकेंटर से प्रिवेंट करेंगे, या मेरे फ्यूचर सीएचओ फुट बोर्ड से प्रिवेंट करेंगे। बात करें पेशेंट का हिप जो है, पेशेंट का हिप जो है उसको एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करना है, एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करना है। और मैं आपको बता देता हूं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, जब भी बात करें फ्रैक्चर होने के बाद, जब भी कोई फ्रैक्चर होता है बॉडी का पार्ट, तो कॉमनली दैट विल बी एक्सटर्नली रोटेट, एक्सटर्नली रोटेट। और एक्सटर्नल रोटेशन प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कंफर्ट डिवाइसेस हम यूज करने वाले? बच्चों ने लिखा कि सच में
सच में बच्चों लिखा कि टोकेंटरोल, एब्सोल्युटली टोकेंटरोल आपका राइट आंसर है, जिसमें हम लोग टॉवल यूज कर सकते हैं, हम लोग टॉवल यूज कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट का जो थाई होगा उसको बाहर से अंदर की ओर रोल करके हम इस दोनों थाई की तरफ, जिस थाई को रोटेट होने से प्रिवेंट करना है, थाई के आउटसाइडर यदि मैं पुट करूं तो टॉवल को फोल्ड करके पुट किया जाता है. कॉमनली वी कैन यूज एज ए दैट इज अ कंफर्ट डिवाइसेस टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रोटेशन. यदि मैं बेड क्रेडल की बात करूं, बेड क्रेडल का यूज बच्चों बर्न पेशेंट को होता है, बर्न पेशेंट को होता है. बेड क्रेडल का यूज मैं कहूं तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट को होता है, आर्थराइटिस वाले पेशेंट होता है. बिकॉज यदि पेशेंट का ये बेड है, ये पेशेंट का बेड है, दैट वी कैन से बेड क्रेडल, दैट वी कैन से बेड क्रेडल. और पेशेंट के जो बेड क्रेडल का पर्पज है कि क्लोथ डायरेक्टली आप बेड क्रेडल पे पुट करोगे तो पेशेंट को क्लोथ के टच में आने से प्रिवेंट करने में मदद करेगा. दूसरा, पेशेंट को आर्थराइटिस है तो क्लोथ का वेट पेशेंट के जॉइंट पे नहीं आएगा तो पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेशेंट को पेन नहीं होगा बच्चों. तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर सीएचओस. उसके अलावा बेड बोर्ड्स जो है, बेड बोर्ड्स जो है हम इसे यूज करते हैं बच्चों फ्लैट पोजीशन के लिए. और फ्लैट पोजीशन मेनली कहां यूज कर देंगे, जब पेशेंट को आप सीपीआर दे रहे हो, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दे रहे हो, तो बेड बोर्ड का यूज करते हैं. बेड बोर्ड के ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है, सीधा बेड बोर्ड आपको प्लेस करेंगे, उसके ऊपर पेशेंट को लेटाएंगे और पेशेंट को सीपीआर देने में मदद करेगा. दूसरा, फुट बोर्ड जो है डॉर्सोफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगा बच्चों. फुट बोर्ड जो है प्रिवेंट डोर्सो या वी कैन से प्लांटर फ्लेक्शन, बेस्ट ऑप्शन है बच्चों. प्लांटर फ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फुट बोर्ड का यूज करते हैं. सपोज आपका ये लेग है और लेग के टो की तरफ आपको फुट बोर्ड को लगाना है तो प्लांटर फ्लेक्शन से प्रिवेंट होगा. आपका जो प्लांटर है आगे के फ्लेक्स होने से प्रिवेंट करना है तो बच्चों फुट बोर्ड का यूज करते हैं. ये सारी कंफर्ट डिवाइसेस है, सारी कंफर्ट डिवाइसेस है, वी कैन यूज इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग जगह हम यूज कर सकते हैं बच्चों. नेक्स्ट मजेदार एमसीक्यू, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कैरी ऑन करे फ्यूचर सीएचओस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, और एग्जाम के पर्पज ऑब्वियसली में बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, fine, you can see everyone. I was put it here. In a lumbar puncture, needle must be inserted. अब इन्होंने इस क्वेश्चन को पुट करने के मेरे दो पर्पज है, इस एमसीक्यू को पुट करने के मेरे दो पर्पज है. लंबर पंचर निडल मस्ट बी इंसर्टेड. जब कभी भी एज ग्रुप मेंशन नहीं है, जब कभी भी किसी एमसीक्यू में एज ग्रुप मेंशन नहीं है तो वी कैन पुट आंसर, हमें अडल्ट का आंसर पुट करना. जहां पर एज ग्रुप मेंशन नहीं है तो अडल्ट का आंसर पुट करना. मैं लिखा लंबर पंचर नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस. साइनसस लिखा है, बॉन लिखा है, नन ऑफ दीज लिखा. बड़ा सिंपल है, बट यहां पर मैं कम से कम आपको 10 से 12 एमसीक्यू बताऊंगा. लंबर पंचर नीडल की बात कर रहे हैं बच्चों, लंबर पंचर नीडल की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो सीएसएफ है, आपका सीएसएफ है वो कहां लोकेटेड होता है, सब एरेक्नोइड. कहां लोकेटेड होता है बच्चों, सब एरेक्नोइड स्पेस में लोकेटेड होता है. और सब एरेक्नोइड स्पेस में जब हमें निडल को इंसर्ट करना होगा तो डेफिनेटली आपका सही आंसर ए होगा. बट मजे की बात देखिएगा, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं लंबर पंचर को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, स्पाइनल टेप के नाम से प्रोनाउंस करते हैं. दूसरा बात, यदि लंबर पंचर करने से पहले और ड्यूरिंग की बात करें, बिफोर और ड्यूरिंग, तो कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों, साइड लाइन. साइड लाइन पोजीशन को हम अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं. मैंने क्लियरली मेंशन किया है, जब भी किसी पेशेंट को लंबर पंचर करना, सपोज पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, पेशेंट को मेनिंजाइटिस है और मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट को सीएसएफ स्टडी करना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सीएसएफ में प्रेजेंट है, तो लंबर पंचर करना पड़ेगा. और लंबर पंचर करने के लिए बिफोर और ड्यूरिंग लंबर पंचर की बात करूं तो साइड लाइन पोजीशन को प्रीफर करते हैं. उसको हम शी शेप बोल सकते हैं, उसको हम शी शेप बोल सकते हैं बच्चों. और निडल जो है हमेशा अडल्ट में L3 और L4 के बीच में इंसर्ट किया जाता है. CHO स्पेशल एमसीक्यू, CHO स्पेशल एमसीक्यू बच्चों, ये एमसीक्यू आपको CHO में देखने को मिल सकता है कि जब भी पेशेंट को लंबर पंचर करना है, एज मेंशन नहीं है तो हमें अडल्ट को प्रीफर करना है, हमें अडल्ट को प्रीफर करना. जब एज मेंशन है, यदि यहां आपको अडल्ट की जगह कहीं पर भी एज मेंशन कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे बच्चों, चिल्ड्रन को लिखेंगे. और चिल्ड्रन की बात करती L4 और L5. ये बड़ा कंफ्यूजन है, मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे फ्यूचर सीएचओस बड़ा कंफ्यूजन है, अलग अलग पैरामीटर आपको बताते हैं. L3
L4 easy to remember, that will be for adult, that will be for adult. L4 L5 की बात करें, that will be for children, that will be for children. ये चिल्ड्रन का लंबर पंचर निडल इंसर्ट करने का साइट है, और अडल्ट का भी मैंने पुट किया बच्चों. कभी कभी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंचर, तो बच्चों आंसर लिखना हेडेक, क्योंकि आप वॉल्यूम को रिमूव कर रहे हो. आप वॉल्यूम कौन सा रिमूव कर रहे हो? आप सीएसएफ को रिमूव कर रहे हो, और डेफिनेटली जब वॉल्यूम रिमूव होगा तो पेशेंट को हेडेक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. इसीलिए जब भी पेशेंट को लंबर पंचर कंडक्ट करते हैं तो लंबर पंचर के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अवेयर किया जाता है, और दैट वी कैन से हेडेक बच्चों. अब आपको मजे की बात बताता बच्चों, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान की मैं बात करूं तो क्या अशोक गहलोत जी हेल्थ मिनिस्टर है? क्या वसुंधरा राजे हेल्थ मिनिस्टर है? क्या डॉक्टर रघु मीना हेल्थ मिनिस्टर है? या बच्चों प्रसादी लाल मीना जी जो है, क्या ये राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर है? और हेल्थ मिनिस्टर का एमसीक्यू डेफिनेटली पूछा जाता है बच्चों. ऋषि शुक्रिया. अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रघु मीना, प्रसादी लाल मीना. फटाफट मेरे फ्यूचर सीएचओ आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों. दैट इज द राइट आंसर. कौन होगा राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर? देखिए, आप सभी बच्चे डी लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर को कौन नहीं जानता? चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री है राजस्थान के, वो आपके अशोक जी गहलोत है. उन्होंने ही तो वैकेंसी निकाली है. वसुंधरा राजे जो है ये बीजेपी ऑपोजिट पार्टी की लीडर है. रघु मीना जो है इसको हम बोल सकते हैं एक्स हेल्थ मिनिस्टर बोल सकते हैं. जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी रिसेंटली गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी थे, प्रसादी लाल जी मीना जो है, ये आपका एमसीक्यू बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है. यदि आप सीएचओ राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मैं बता देता हूं, ये सीएचओ जो है राजस्थान वाले बच्चों नोट कर लेना, ये एमसीक्यू पूछेंगे. ज्यादातर बच्चों को पता है, जो पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता है, बट नॉन पॉलिटिकल लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है. प्रसादी लाल जी जो है ये पूछा जा सकता है. शुक्रिया मृदुल. अगला एमसीक्यू देखिएगा, which of the following cell of the body is almost constant mitosis? आपके बॉडी के कौन से सेल, कांस्टेंट माइटोसिस करते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, which of the following cell of the body is almost constant mitosis? Nerve cell, we can say stomach cell, we can say muscle cell, we can say renal cell. सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना. जस्ट थिंक एंड गिव आंसर. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं बच्चों, तो सेल डिवीजन में दो चीजें पढ़ते हैं. एक आप पढ़ते हैं माइटोसिस, और एक आप पढ़ते हो मियोसिस. और मैं बताना चाहता हूं, मियोसिस जो होता है जिसमें सेल जो है डिवाइड, मियोसिस में सेल डिवाइड 4 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं. ये एमसीक्यू जो है, ये मैं बताना चाहता हूं कि ये राजस्थान सीएचओ में पूछा हुआ एमसीक्यू है, इसलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि सेल डिवीजन की बात करें, माइटोसिस और वी कैन से मियोसिस जो सेल डिवीजन है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, और माइटोसिस जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है बच्चों. अब आपको बताना है कि मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वो सेल है जिसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट माइटोसिस होता है, जिसमें लगातार कांस्टेंट माइटोसिस. बच्चों गलत आंसर जा रहा है, गलत आंसर नहीं जाना चाहिए. कांस्टेंट माइटोसिस को पूछ रहा हूं. यदि आपको आंसर नहीं पता तो बच्चों प्लीज गलत आंसर मत दे. इट्स बैड हैबिट गोइंग टू बी ब्रेकन यू, ये आपको नुकसान करेगी. और आपने लिखा है बच्चों नर्व सेल, बट मैं आपको बताना चाहता हूं स्टोमक सेल. याद रखना, स्टोमक सेल जो है इसमें जो है कांस्टेंट माइटोसिस होता है बच्चों. याद रखना, कांस्टेंट माइटोसिस होता है स्टोमक सेल में, क्योंकि वहां आपको HCl का प्रोडक्शन दिखता है, वहां आपको पेप्सिनोजन का प्रोडक्शन दिखता है, वहां आपको म्यूसिन का प्रोडक्शन दिखता है. ये सारे सबसे स्टोमक सेल से आते हैं. जिसमें पैराइटल सेल आप पढ़ते हैं, जिसमें आप पैराइटल सेल के अलावा जो है द चीफ सेल आप पढ़ते हैं. और डेफिनेटली मेरे फ्यूचर सीएचओ स्टोमक सेल में कांस्टेंट माइटोसिस प्रेजेंट होगा. एक और मजे की बात, आपसे एमसीक्यू पूछेंगे
कि मैलिग्नेंट जो है ना, मैलिग्नेंट जो कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर जो है जिसमें हम कहते हैं डज स्प्रेड, मैलिग्नेंट कैंसर का मतलब होता है डज स्प्रेड, वो कैंसर जो स्प्रेड होता है, वो कैंसर जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, माइटोटिक डिवीजन होता है, मतलब कैंसर यदि स्प्रेड होता है तो कैंसर में कौन सा सेल डिवीजन होता है आपसे पूछेंगे बच्चों, आपसे पूछेंगे तो आपको आंसर लिखना है माइटोटिक सेल डिवीजन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज स्प्रेडिंग ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट का मतलब वो कैंसर जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होता है, उसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। देन बिनाइन कैंसर का मतलब एक ही जगह नियोप्लाज्मिक ग्रोथ होकर के वो कैंसर एक पर्टिकुलर जगह में स्प्रेड होकर रुक जाता है, उसको बिनाइन कैंसर कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है कि कौन सा सेल डिवीजन होता है बच्चों। अगला एक और मजेदार एमसीक्यू, ध्यान से देखिएगा। RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ स्कीम लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। RGHS की बात कर रहा हूं, क्या अक्टूबर 21 को लॉन्च किया है, क्या बच्चों अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया है, क्या बच्चों सितंबर 2021 को लॉन्च किया है, क्या बच्चों सितंबर 2022 को लॉन्च किया। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान गवर्नमेंट की जबरदस्त स्कीम जिसको आप RGHS बोल रहे हैं, और आजकल तो हर कोई स्कीम के पीछे पड़ा हुआ है। तो पहले ये पूछ लूं आपसे, ये स्कीम लॉन्च किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री साहब इस स्कीम में बड़ा मजे से इस स्कीम के बारे में लोगों को बताते, लोगों को बड़ा फायदा होता है, लोगों को बड़ा फायदा होता है। तो आप मुझे बताएं स्कीम लॉन्च कब किया, फटाफट आंसर पुट करिएगा। RGHS की बात कर रहा हूं, राजस्थान गवर्नमेंट की एक शानदार स्कीम है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बेनिफिट मिलता है। सितंबर 21 लिख रहे हैं, और मैं लिख रहा हूं राजस्थान, लिख रहा हूं बच्चों राजस्थान, CHO का MCQ नोट कर लेना, 2023 में आपको देखने को मिलेगा, इसको नोट कर लेना मेरे फ्यूचर CHOs। सी आप लिख रहे हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं है, बट मैं डेफिनेटली आपको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने यहां पर सी लिखा है, जिन्होंने यहां सी लिखा है एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैंने डेट पुट कर दिया 4 सितंबर को 2021 को। इस स्कीम को लॉन्च किसने किया? चीफ मिनिस्टर कौन से साहब? अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के बेनिफिशरीज देखिएगा, इस स्कीम के मैं बेनिफिशरीज की बात करूं तो याद रखना राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बेनिफिट है, एक्स एम्प्लॉय को, राजस्थान गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉय को बेनिफिट है, एमएलए को बेनिफिट है, एक्स एमएलए को बेनिफिट है बच्चों। इवन में IPS RS जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कर्मचारी है उसको, और पॉलिटिकल पार्टी में प्रेजेंट और एक्स पॉलिटिशियन जो है उनको स्कीम का फायदा मिलता है। और मैं बता देता हूं इस हेल्थ स्कीम में बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फ्री कर रहा है। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों। In which of the following client is a rectal temperature most usually contraindicated? वो कौन सा पेशेंट है जिसमें रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसमें रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? यूजुअली वो टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। ए ऑप्शन आपके सामने है, क्लाइंट हु हैज ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो पेशेंट जिसको MI हुआ है। बी में लिखा क्लाइंट विद पार्किंसन डिजीज, वो पेशेंट जिसको पार्किंसन डिजीज हुआ है। सी में लिखा हुआ है क्लाइंट हु इज प्रॉन टू सीजर, वो पेशेंट जिसको सीजर आ सकते हैं। और बच्चों डी में लिखा हुआ है क्लाइंट विद न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विद डायबिटीज, न्यूरोपैथोलॉजी एसोसिएटेड विद डायबिटीज। चारों में से आपको बताना है वो कौन सा पेशेंट है जिसको रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब रेक्टल टेम्परेचर उस पेशेंट में नहीं लेना है। फटाफट आंसर पुट करिए। ऑलमोस्ट बच्चे ए पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, सबका आंसर देखने को मिला। क्या बात है फ्यूचर CHOs, फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन एवरीवन।
ऑलमोस्ट वी क्रॉस 900 फ्यूचर सीएचओ क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना ना भूलें। हर एक बच्चा क्लास को लाइक करे और फॉरवर्ड कर दें अगली जनरेशन तक। बच्चों ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा, एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्या होता है, एमआई यदि पेशेंट को है और आप रेक्टल टेम्परेचर प्रीफर करोगे तो डेफिनेटली पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ में वेगस नर्व होता है, और जैसे आप रेक्टल टेम्परेचर टेक लोगे तो बच्चों वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, वेगस जो नर्व है वो स्टिमुलेट होता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कंटिन्यू सक्शन, बच्चों आपने ये भी देखा होगा कंटिन्यू आप किसी पेशेंट को सक्शन कर रहे हैं तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इवन बच्चों ईयर इरिगेशन जो है ये भी ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। किसी पेशेंट को ईयर इरिगेशन करें तो भी ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। कंटिन्यू सक्शन भी ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। बच्चों रेक्टल टेम्परेचर आप लोगे तो भी ब्रेडिकार्डिया करता है। मतलब इन सबका एक ही कॉज है, ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि ये सभी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, और वेगस नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व के साथ में कंडक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। तो डेफिनेटली आपका ये आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। बच्चों अगला एमसीक्यू कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। कौन सा इंसान है जिसकी बॉडी में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर होगा। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा वो इंसान है जिसके बॉडी में सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज वाटर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्या फैट मैन को होगा, क्या बच्चों लीन मैन को होगा, क्या बच्चों लीन वुमेन्स को होगा, क्या बच्चों फैट वुमेन्स को होगा। क्विक आंसर कौन सा वो मैन है या कौन सा वो वुमन है जिसके बॉडी में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर होगा। क्विक आंसर। शुक्रिया रितु कश्यप, चिकू, नेहा, थैंक यू एवरीवन। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। Which of the following people have the largest percentage of water in their bodies? जिसकी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। कम से कम 10 एमसीक्यू यहाँ पर देके जाऊंगा बच्चों, आप फटाफट आंसर पुट करने की कोशिश करें। आपने कहा कि बी जो है लीन मैन, आपके अकॉर्डिंग लीन मैन जो है डेफिनेटली वुमेन्स और मैन को कंपेयर करें तो लीन मैन जो है उसमें डेफिनेटली जो है ज्यादा वाटर होता है। क्या बात है, सुपर पार्टिसिपेशन, आपका आंसर सही है। जब भी बच्चों हम बात करें परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर की बात करें, परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर की बात करें, याद रखना यदि मैं बात करूं फीमेल, महिला की बात करें तो महिला की बॉडी में जब आप वाटर की परसेंटेज को देखोगे तो टोटल बॉडी वेट का 55% वाटर होता है, 45% जो है वो अदर सब्सटेंस होगा, सॉलिड होगा बच्चों। यही मैं यदि बात करूं मेल में तो थोड़ा डाटा चेंज होगा, 60% बॉडी में वाटर होगा बच्चों, और 40% जो है वो आपका फर्दर सॉलिड होगा। ये एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्टली, कोई भी एज ग्रुप जब नहीं पुट किया होता है। यदि आपसे पूछे कि एक एवरेज ह्यूमन में कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर होता है बच्चों, 60। क्या आंसर लिखोगे, 60 लिखोगे। जब मेल और फीमेल पुट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। डायरेक्टली आपसे पूछे कि एक एवरेज ह्यूमन वर्ड आता है तो 60 लिखना, फीमेल आता है 55 लिखना, मेल आता है अगेन 60 लिखना। और यदि आपसे पूछे कि एक चिल्ड्रन में, आपसे पूछे चिल्ड्रन जो है बच्चा है उसकी बॉडी में 80% वाटर होगा बच्चों, 80% वाटर होगा। और आपसे कोई एल्डरली का पूछ ले तो आपको 55% पे आना होगा। यहां पर 55% वाटर होगा। फर्क देख लेना बच्चों, मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि फीमेल में टोटल बॉडी में 55% वाटर होता है, मेल में टोटल बॉडी में 60% वाटर होता है, वहीं चिल्ड्रन में टोटल बॉडी में 80% वाटर होता है। वहीं एल्डरली का मतलब होता है जिसकी एज 65 साल से ज्यादा जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है उसकी बॉडी में 55% वाटर होता है बच्चों, 55% वाटर होता है। ये डाटा आपको ध्यान से समझना होगा और यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या पूछना चाह रहा है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना AB
MGRSBY started from? जबरदस्त MCQ राजस्थान CHO के बच्चों के लिए। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना ABMGRSBY कब स्टार्ट हुआ? 21 फरवरी। जिन बच्चों की इच्छा थी नहीं सर हिंदी में, ये लो बच्चों आपके लिए हिंदी में तोहफा है ना। हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता आंसर बनाना, बट आई विल ट्राई टू डू। 21 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2021, 23 फरवरी 2021, 24 फरवरी 2021। अब आप ही बता दीजिएगा, अब आप ही बता दीजिएगा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। कब स्टार्ट हुआ बच्चों? क्विक क्विक आंसर पुट करिएगा, क्विक आंसर पुट करिएगा। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। फटाफट। तरुण सोलंकी, लीन मैन का मतलब होता है तरुण, पतला इंसान बट बहुत स्ट्रांग है। पतला दुबला बहुत स्ट्रांग को लीन बोलते हैं। क्यों? लुक्स लाइक लीन, लीन का मतलब पतला है ना। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर अलग अलग आंसर लिया, मैं क्लियर करना चाहता हूं। 24 फरवरी, जिन्होंने 24 फरवरी नहीं लिखा अभी नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आपको पता नहीं है तो गलत आंसर नहीं लिखना। पता नहीं तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शाम की 7:15 बजे वाली क्लास में देने वाला हूं। आपको नहीं पता, यू शुड ट्राई टू लर्न, बट गलत आंसर मत पुट करें। 24 फरवरी 2021। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो राजस्थान की स्पेशल योजना है जिसको स्वास्थ्य बीमा योजना कहते हैं, इसके फायदे के साथ एक बात का ध्यान रखना, इसकी वेबसाइट एग्जाम में पूछी जाती है health.rajasthan.gov.in, या कभी आपसे पूछे कि टोल फ्री नंबर क्या है 1800180612 ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं लिख रहा हूं बच्चों CHO राजस्थान, CHO राजस्थान लिख रहा हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो पूछी जा सकती है। आयुष्मान भारत का ये MCQ है और ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर परिवार के लोग अपने रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आपको health.rajasthan.gov.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बच्चों। 24 फरवरी को ये जो है लॉन्च किया है 2021 को। और मैं इसलिए इन इंफॉर्मेशन को ज्यादा शेयर कर रहा हूं क्योंकि रिसेंट पेपर है, राजस्थान CHO का पेपर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो भी स्कीम दिया है डेफिनेटली वो पूछा होगा। अगला MCQ था विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन RH नेगेटिव पेशेंट। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आप RH नेगेटिव पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हो? बड़ा अच्छा MCQ पूछा है। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आप RH नेगेटिव पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हो? ऑप्शन A RH नेगेटिव को ट्रांसफर कर सकते हो, या ऑप्शन B RH पॉजिटिव को ट्रांसफर कर सकते हो, या ऑप्शन C AB RH पॉजिटिव, या बच्चों AB RH नेगेटिव। थोड़ा सोच के आंसर लिखना बच्चों। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है कैन ट्रांसफर टू द RH नेगेटिव पेशेंट, मतलब RH नेगेटिव पेशेंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप का नाम आपसे पूछा है, ब्लड ग्रुप का नाम आपसे पूछा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। आप सबको पता है कि जो AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसको हमेशा कहते हैं यूनिवर्सल, उसको हमेशा कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर। AB जो है, AB पॉजिटिव, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। वहीं बच्चों O नेगेटिव की मैं बात करूं, O नेगेटिव की बात करूं बच्चों, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं बच्चों। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और मजे की बात बता देता हूं, जब भी आपसे पूछे कि इमरजेंसी में, जब भी आपसे पूछे कि इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप डोनेट किया जाता है, इमरजेंसी में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड डोनेट किया जाता है या उस ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जाता है, तो O नेगेटिव बोलना बच्चों, O नेगेटिव बोलना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कि इमरजेंसी है, आपके पास वक्त नहीं है ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका ब्लड डोनेट किया जा सकता है? O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर।
और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर। आपका आंसर बिल्कुल सही, RH नेगेटिव। RH ब्लड की जब बात करें, RH जो है ब्लड ग्रुप की जब मैं बात करूं, RH ब्लड ग्रुप की जब बात करूं बच्चों, तो दो चीजें आपको समझना है। एक आपके सामने है RH पॉजिटिव, एक आपके सामने है बच्चों RH नेगेटिव। याद रखना RH पॉजिटिव जो है जिसमें एंटीजन तो प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है बच्चों, एंटीबॉडी अब्सेंट है, एंटीबॉडी अब्सेंट है। RH नेगेटिव में एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन भी अब्सेंट है, एंटीजन भी अब्सेंट है और एंटीबॉडी भी अब्सेंट है। मतलब सीधा कि RH नेगेटिव के पास कोई भी नहीं है। RH पॉजिटिव देखोगे तो एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी अब्सेंट है। RH नेगेटिव पास तो ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, तो सिंपली RH पॉजिटिव जो है ये सिर्फ RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है बच्चों, और RH पॉजिटिव जो है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। याद रखना RH पॉजिटिव ओनली कैन ट्रांसफर टू द RH पॉजिटिव, और RH नेगेटिव सिर्फ RH नेगेटिव को दे सकता है। वही जो है RH पॉजिटिव RH पॉजिटिव को दे सकता है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता है। बट इधर जो है ये RH पॉजिटिव को भी दे सकता है, ये RH नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है। तो याद रखना जब भी इस तरीके का ब्लड ग्रुप आपको पूछे कॉम्प्लिकेटेड, RH नेगेटिव दोनों को दे सकता है, RH पॉजिटिव सिर्फ RH पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, एंटीजन। कौन प्रेजेंट है, एंटीजन। डेफिनेटली उसमें एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव को जाएगा तो एंटीबॉडी बनाएगा ना बच्चों। इसीलिए आपको ध्यान रखना, यहां पर आपका आंसर सही है। अगला एमसीक्यू कहता है क्रिएटिनिन इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड डिराइव फ्रॉम। बहुत जबरदस्त एमसीक्यू पूछा है कि क्रिएटिनिन एक तरीके का मेटाबॉलिक वेस्ट है, बिल्कुल है। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बिल्कुल यूरिन में एक्सक्रीट होता है, बट आता कहां से? क्रिएटिनिन की बात की है, आता कहां से? क्या ये लीवर से आता है? क्या ये बच्चों मसल से आता है? क्या ये बोन से आता है? क्या ये स्किन से आता है? मैंने 4 अलग अलग आपको पैरामीटर पुट किए बच्चों। क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर बिल्कुल बबलू, क्विक आंसर। थैंक यू नीतू सैनी। मैंने आपसे पूछा है क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्रीटेड इन अ यूरिन एंड डिराइव फ्रॉम वेयर, कहां से आता है ये पूछा है। फटाफट आंसर लिखिए। कोई बच्चा लीवर लिख रहा है, कोई मसल लिख रहा है, कोई बोन लिख रहा है। मुझे एक सिंगल आंसर चाहिए बच्चों। मसल लिख रहे हैं ना, आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्रिएटिनिन मसल मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। मैं क्लियर करना चाहता हूं, जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा उसका आंसर क्लियर करना चाहता हूं, और आपका आंसर मसल सही है। देखिए जब भी मैं बात करूं, जब मसल जो है, मसल का मेटाबॉलिज्म होता है ना, मसल का जब मेटाबॉलिज्म होता बच्चों, तो डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जो वेस्ट बनता है वो क्या बनता है? वो क्रिएटिनिन बनता है। वो क्या बनता है? वो क्रिएटिनाइन बनता है। क्या बनता है बच्चों? क्रिएटिनाइन बनता है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। दूसरा, कभी कभी ऐसा पूछते हैं, मसल मेटाबॉलिज्म वर्ड आता है, कभी कभी आपसे पूछे प्रोटीन, कभी कभी आपसे पूछते हैं कि प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या होगा बच्चों? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट होगा, और उसका नाम होगा यूरिया। उसका नाम क्या होगा बच्चों? यूरिया जो है हमेशा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट बनता है। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछते हैं प्यूरिन, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछते हैं कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का जब वेस्ट बनेगा, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब होगा और उसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम कहेंगे बच्चों प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, सॉरी यूरिक एसिड। एंड प्रोडक्ट बनेगा यूरिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? यूरिक एसिड। कंपटीशन वाले आपको ये एमसीक्यू तो पूछते हो सकता है कि आपको फर्दर ये पूछे। मैंने अलग अलग एमसीक्यू आपके सामने पुट किया है। मसल मेटाबॉलिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो आपको क्रिएटिनिन आंसर लिखना है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो यूरिया आंसर लिखना है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो यूरिक एसिड आंसर लिखना। ये हर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाला वेस्ट होता बच्चों। एक और मजे की बात, जब हम क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं, याद रखना इसको हम कहते हैं बच्चों
बेस्ट इंडिकेटर, इसको हम कहते हैं बच्चों बेस्ट इंडिकेटर टू इंडिकेट, बेस्ट इंडिकेटर टू इंडिकेट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर जो है इसको बेस्ट इंडिकेट करने वाला बेस्ट इंडिकेटर होता है क्रिएटिनिन। कभी कभी एग्जाम में पूछते, क्रिएटिनिन लिखा होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लिखा होगा। शुक्रिया अजय। तो क्रिएटिनिन जो है ये रीनल फेलियर का बेस्ट इंडिकेटर है, हमेशा याद रखना। रीनल फेलियर का जो है बेस्ट इंडिकेटर है। लगभग आपने देखा होगा 0.3 से 1.6 के आसपास ये नॉर्मली देखने को मिलता है। तो दैट इज एग्जैक्टली आपका यह आंसर जो है जिन्होंने मसल लिखा है। क्या बात है, शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच यादव, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू बेटा। विच हार्मोन एक्ट ऑन द इंटेस्टाइन एंड कॉज इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बहुत शानदार एमसीक्यू, गलती मत करना, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं, गलती मत करना, इस एमसीक्यू को 2 बार पढ़ना। ये कौन सा हार्मोन है वो इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा, किस पे एक्ट करेगा? शुक्रिया नीतू, इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, आपके इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। वो कौन सा हार्मोन है? क्या कैल्सिटोनिन है? क्या बच्चों कैल्सिट्रियोल है? क्या बच्चों कैल्सिट्रॉल है? क्या बच्चों थायरोक्सिन है? क्या बच्चों पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है? कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट आंसर पुट करने की कोशिश करना, फटाफट आंसर पुट करने की कोशिश करना बच्चों। क्विक आंसर मैंने पूछा है वो कौन सा हार्मोन है जो एक्ट करेगा इंटेस्टाइन पे, आंत पे, इंटेस्टाइन पे एक्ट करेगा और क्या बढ़ा देगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जो आप सोचे वो आंसर नहीं है, जो आप सोचे वो आंसर नहीं है बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। मैंने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, आपको सही आंसर पुट करना है, आपको सही आंसर पुट करना है। कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा करेक्ट होगा? कैल्सिटोनिन होगा, कैल्सिटिरोल होगा, थायरोक्सिन होगा, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होगा। 4 ऑप्शन एक आंसर देना है, 4 ऑप्शन एक आंसर देना है। विच इज द करेक्ट वन? बच्चों ने लिखा सर कैल्सिटोनिन। देखिए यही तो गलती करते हो आप, यही तो गलती करते हो फ्यूचर जनरेशन। मैंने क्या पूछा? कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ये गलती कर ली आपने, कैल्सिटोनिन नहीं है मेरे बच्चों। कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है मेरे फ्यूचर जनरेशन। मैंने क्लियरली मेंशन किया है, गलती आपने की है कि कौन सा हार्मोन? कैल्सिटोनिन। याद रखना ये डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। कैसे? एक तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा, कहां से? बॉन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, बॉन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन रोकेगा और इंटेस्टाइन से भी रोकेगा, तो कैल्शियम की कमी करता है बच्चों। कैल्सिट्रोल जो है ये क्या करेगा? विटामिन डी की मदद से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो आपकी गलती हुई है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा और ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलती एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा इंटेस्टाइन पे जो इंक्रीज करेगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। ये मैंने पूछा है, ये मैंने पूछा है। दूसरा, थायरोक्सिन सबको पता है, ये थायराइड ग्लैंड से आता है, ये थायराइड ग्लैंड से आता है, सभी को पता है। और थायरोक्सिन क्या करेगा? डेफिनेटली कहीं न कहीं बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद करेगा। और याद रखना बच्चों, थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं, थायरोक्सिन की बात कर रहा हूं, कहीं न कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है, थायरोक्सिन हार्मोन आपके थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है। और एक और बात कह देता हूं, ये ऑसिफिकेशन में मदद भी करता है। ऑसिफिकेशन जब होगा बॉन्ड का, तो बॉन्ड के ऑसिफिकेशन में भी मदद करता है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बॉन्ड के ग्रोथ में भी मदद करेगा। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये पैनक्रियाज से आएगा बच्चों, ये पैनक्रियाज से आएगा और ये एपेटाइट में रोल प्ले करेगा बच्चों, एपेटाइट के लिए रोल प्ले करेगा। याद रखना, क्योंकि आप पैनक्रियाज का जैसे नाम आता है तो आपको एक तो याद आती है इंसुलिन की, एक तो याद आती है इंसुलिन की, एक आपको याद आती है ग्लूकेगॉन की और एक आपको याद आती है सोमेटोस्टेटिन की। तो कहीं न कहीं बच्चों आपका जो सही आंसर है यहां पर आपने गलती की। एक और मजेदार एमसीक्यू ध्यान से देखिएगा, एक और मजेदार एमसीक्यू। एक गाड़ी आपको दिख रही होगी, उसमें क्या लिखा देखिएगा, डायल करें 104 जननी एक्सप्रेस निशुल्क सेवा।
प्रसूताओं एवं नवजात के लिए निःशुल्क सेवा राजस्थान सरकार। अब एक एमसीक्यू यहां से पूछूंगा, एक एमसीक्यू यहां से पूछूंगा बच्चों, मैंने क्लियर लिखा है। क्वेश्चन ये कहता है कि जननी एक्सप्रेस स्कीम कब लॉन्च हुई? जननी एक्सप्रेस स्कीम कब लॉन्च हुई, ये मैंने आपसे पूछा। जननी एक्सप्रेस स्कीम वाज लॉन्च कब हुआ? जननी एक्सप्रेस योजना शुरू कब की गई? 2 अक्टूबर 2012, 15 अगस्त 2012, 7 अप्रैल 2012, 1 अगस्त 2012। याद रखना बच्चों, जननी जननी बिल्कुल जननी सुरक्षा योजना मैं बात कर रहा हूं। जननी एक्सप्रेस जो है जननी सुरक्षा के लिए लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने। मैंने क्लियर लिखा हुआ है 2012 के 4 ऑप्शन है, आपको पता करना कि 2 अक्टूबर को है, 15 अगस्त को है, 7 अप्रैल को है, 1 अगस्त को। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। सोनी यादव 2005 नहीं है, मैं आपके सामने पुट कर 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 7 अप्रैल, 1 अगस्त। आपको एक फाइंड आउट करना है। ज्यादातर बच्चे गांधी जयंती याद आ रही है बच्चों? शुक्रिया, आपने कहा गांधी जयंती याद आ रही है। डेफिनेटली गांधी जयंती याद आ रही, तो आप गांधी जयंती के दिन, महात्मा गांधी जयंती के दिन राजस्थान गवर्नमेंट में 2012 में 2012 में जननी एक्सप्रेस योजना लॉन्च की। इसके फायदे देखिएगा, क्वेश्चन आपसे फायदों में पूछेगा। इसके मेन फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जननी सुरक्षा योजना उन महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है, दे आर बिकम गिविंग, मतलब वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है या जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, घर से पेशेंट को ले जाना है और हॉस्पिटल में डिलीवरी कंडक्ट करना है, ताकि यहां से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। दैट इज अ जननी एक्सप्रेस योजना। टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक फ्री ट्रांसपोर्टेशन, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, राउंड द क्लॉक फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत सारे जनरेशन को पता ही नहीं है, शुक्रिया प्रगति। देन टू रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बच्चों मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड मदर की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे की जान को भी खतरा होता है। तो डेफिनेटली राजस्थान देखिए, ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर द हेल्थ सेंटर डिलीवरी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स को हॉस्पिटल तक फ्री फैसिलिटी है, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने दे रखा है। अवेलेबल इन इमरजेंसी द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव डिलीवरी सर्विस एट दोज प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज नो एम्बुलेंस। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी ये सर्विस अवेलेबल है जहां एम्बुलेंस नहीं है। और टोल फ्री नंबर याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं 104। राजस्थान में जननी एक्सप्रेस के टोल फ्री नंबर याद रखना 104 104। शुक्रिया तरुण, आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके फाइन। अगला देखिएगा, देसी घी स्कीम। मजे की बात, देसी घी स्कीम, ये तो महिलाओं के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है। डिलीवरी के टाइम महिलाओं को कहा जाता है देसी घी आप यूज करिएगा ताकि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा रहे। देसी घी स्कीम क्या, जानने में बहुत मजा आएगा बच्चों। मैंने कहा 100% स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस योजना के तहत जो है देसी घी महिलाओं को उपलब्ध करवाती है। Implemented in all the district from 1st March 2009, हर जिले में देसी घी स्कीम जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा देसी घी स्कीम अवेलेबल है। 5 लीटर देसी घी गिवन टू द फीमेल आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। एक्चुअली क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिफरेंट बेनिफिट्स जो है प्रेग्नेंट महिलाओं को देता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कहती है कि 5 लीटर जो है देसी घी दिया जाता है उन फीमेल्स को जिनको इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कंडक्ट होती है। मैं बताना चाहता हूं, जब हॉस्पिटल से छुट्टी होती ना तो 5 लीटर घी का टोकन दिया जाता है। और घी कौन सा वो भी आपको बताना चाहूंगा मैं, कौन सा घी जो है वो भी मैं बताना चाहता हूं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने की जरूरत है। कई बच्चों को आपको पता होना चाहिए कि देसी घी स्कीम क्या है।
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए 5 लीटर घी दिया जाता है। फर्स्ट डिलीवरी एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उसको मिलेगा जो पहली डिलीवरी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कंडक्ट करवाई हो, तो फर्स्ट डिलीवरी एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दूसरा, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल वाले बच्चों, बीपीएल कार्ड धारकों को 5 लीटर घी गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देन आगे मैं बताना चाहता हूं बच्चों, मेजर प्रोविजन क्या है देसी घी के, मेजर प्रोविजन क्या है। सबसे पहला लिखा है कूपन ऑफ घी इंडिकेटिंग डेयरी बूथ नंबर गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अलोंग विथ JSY चेक। जब हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद में चेक हैंड ओवर करते हैं उस समय आपको कूपन देने घी के, और जिसपे डेयरी के बूथ नंबर लिखे होते हैं, कूपन वहां जमा करके 5 लीटर घी रिसीव कर सकते हैं। कूपन को वहां जमा करके 5 लीटर घी जो है वो रिसीव कर सकते हैं। डेयरी देसी घी स्कीम की बात करो राजस्थान गवर्नमेंट की बच्चों, मजे की बात, 24 आवर स्टे एट हेल्थ फैसिलिटी मस्ट आफ्टर डिलीवरी। बच्चा डिलीवर होने के बाद 24 घंटा आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो आपको 5 लीटर घी मिलेगा, 5 लीटर घी मिलेगा। बीपीएल कार्ड को मिलेगा एंटीनेटल ANC कार्ड वेरीफाइड बाय द डॉक्टर। अब मजे की बात है कि कौन ऑथेंटिक परमिशन देगा कि इस महिला ने हॉस्पिटल में डिलीवरी किया है, तो मजे की बात बताता हूं, बीपीएल कार्ड वालों को, ANC कार्ड धारकों को वेरीफाई कौन करता है? डॉक्टर, क्योंकि अर्बन में है, बट यहाँ एएनएम के भी जलवे हैं। रूरल में एएनएम जो है फर्स्ट डिलीवरी वाले को ऑथेंटिक करती जाओ, 5 किलो घी लेके आ जाओ, जननी सुरक्षा योजना, घी खूब खाओ बेटा। देन इसके अलावा 5 लीटर सरस देसी घी प्रोवाइडेड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर महिलाओं को सरस देसी घी 5 लीटर प्रोवाइड किया जाता है, ये कूपन मिलने के बाद। ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को आगे बढ़ाने के लिए, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए, महिलाएं जागृत हो, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल सेटअप तक पहुंचाओ, उनके लिए देसी घी की स्कीम जो है वो लॉन्च किया है। इसके अलावा अगला मजेदार MCQ देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिख रहा हूं बच्चों, राजस्थान, आपको राजस्थान CHO के साथ में ऑल CHO का भी MCQ है, ऑल CHO में भी पूछा जा सकता है। द अमाउंट ऑफ ORS oral rehydration solution to be given after each stool for children less than 24 month, मतलब 24 महीने से कम के बच्चों को प्रत्येक मल के बाद ORS oral rehydration solution की मात्रा देनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ORS का अमाउंट पूछ रहा हूं, ईच स्टूल, बच्चे को डायरिया है, हर स्टूल के बाद में लेस देन 24 मंथ का यदि बच्चा है, 2 साल से कम का बच्चा है, तो कितना देना चाहिए, अमाउंट पूछा है, अपना एक अमाउंट पूछा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां लिखा है 40 mg 55 ml एज वांटेड, जितना जरूरत पड़े, 10 ml to 30 ml, और बच्चों डी ऑप्शन देखिएगा 50 ml to 100 ml, मतलब ORS जो है, ORS का अमाउंट पूछा है, ORS का जो है ये अमाउंट पूछा है, और ये अमाउंट कब, जब भी बेबी डायरिया कर रहा है तो हर बार कम से कम कितना अमाउंट देना चाहिए। प्रगति अवस्थी ने बहुत सही लिखा, प्रगति बहुत बढ़िया। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, शुक्रिया कृष्णा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, डी आप लिख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस देख के बहुत खुशी मिलती है बच्चों, सच में। डी आप लिख रहे हो 50 to 100 ml जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या है, 50 से 100 ml, 50 से 100 ml जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है हर स्टूल पास होने के बाद में, कम से कम 50, मैक्सिमम 100 ml, मैक्सिमम 100 ml। अब एक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ORS की बात कर रहा हूं बच्चों, ORS के कंपोजिशन का MCQ बनेगा, और ओल्ड और न्यू ORS के फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा। क्या चेंजेस हुआ है, ओल्ड और न्यू RS में क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है, ये आपसे पूछा जाएगा। मैंने न्यू फॉर्मूला, ध्यान है, WHO का न्यू फॉर्मूला बच्चों यहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, और CHO का स्पेशल MCQ क्लियर कर रहा हूं बच्चों, CHO का स्पेशल MCQ डिक्लेयर कर रहा हूं। न्यू फॉर्मूला WHO का आपको बता रहा हूं बच्चा, न्यू फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। मैंने लिखा है कि कंटेंट के साथ में कंसंट्रेशन, और अभी जो चेंजेस हुआ है, अभी जो चेंजेस हुआ है वो ऑस्मोलरिटी के साथ चेंजेस हुआ बच्चों,
ऑस्मोलरिटी के साथ चेंजेस हुआ है और ऑस्मोलरिटी को कम कर दिया है, ऑस्मोलरिटी को कम कर दिया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने न्यू फॉर्मूला ओआरएस की बात कर रहा हूं, डब्ल्यूएचओ का न्यू फॉर्मूला, और ओल्ड और न्यू फॉर्मूला में पूछेंगे बदलाव किसके साथ किया है, तो आपको आंसर लिखना है ऑस्मोलरिटी बदला है। और ये ऑस्मोलरिटी कितना कम कर दिया, 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है डिक्रीज कर दिया है। यहां लिखा हुआ है the reduced osmolarity of ORS containing 75 milliequivalent per liter solution, 75 millimole glucose, total osmolarity of 245 अभी हो चुका है बच्चों। और ये रिसेंटली अपडेटिंग इंफॉर्मेशन है, अपडेटिंग इंफॉर्मेशन है। ये एमसीक्यू बनेगा, ये श्योरली क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्मोलरिटी जो है वो न्यू फॉर्मूला के तहत कितनी दी जाती है, तो आपको लिखना है 245। क्या लिखोगे? बाकी NaCl 2.6 ग्राम एज इट इज, KCl 1.5 है, ट्राइसोडियम 2.9 है, ग्लूकोज 13.5 है, वाटर 1 लीटर ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ऑस्मोलरिटी कम किया बच्चों, ऑस्मोलरिटी वाला क्वेश्चन कि कितना कम किया, 75 आपको याद रखना। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम के पर्पज ऑफ आपको देखने को मिल सकता, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ध्यान से देखिएगा। तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। एक और मजे का एमसीक्यू, एक और मजे का एमसीक्यू, ऑसिफिकेशन फीटस का कब स्टार्ट होता है? ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बॉर्न का ग्रोथ, ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बॉर्न का ग्रोथ। ऑसिफिकेशन ऑफ फीटस की बात कर रहा हूं, फीटस के ऑसिफिकेशन की बात कर रहा हूं बच्चों। क्या 3 वीक, क्या 5 वीक, क्या 3 मंथ, क्या 5 मंथ? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर सीएचओ, फीटस का ऑसिफिकेशन पूछा कब स्टार्ट होता है? 3 वीक की फीटल लाइफ में, 5 वीक की फीटल लाइफ में, 3 मंथ की फीटल लाइफ में, 5 मंथ की फीटल लाइफ में ऑसिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ऑसिफिकेशन की बात कर रहा हूं। बच्चे अलग अलग आंसर पुट गए, शुक्रिया अंजलि गौतम। कुछ बच्चे 3 वीक लिख रहे हैं, कुछ 4 वीक लिख रहे हैं। मैं बता देता हूं, आपका सही आंसर 5 वीक है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ऑसिफिकेशन की बात करते हैं ना, ऑसिफिकेशन का सिंपल मीनिंग में कहूं तो बॉर्न का ग्रोथ होना बच्चों, बॉर्न का ग्रोथ है ना, फीटस के बॉर्न की ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। तो ये लगभग 5 वीक होता है ना जस्टेशन, 5 वीक ऑफ जस्टेशन कह सकते हो। और फीटल की 5 वीक की जो लाइफ है ना, उसमें ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले फर्स्ट फीटल बॉर्न टू ऑसिफाई, सबसे पहले क्लेविकल, मैंडिबल और उसके अलावा स्कल की जो मेम्ब्रेनियस बॉन है। और ये लगभग 5 वीक से लेके 12 वीक तक, 12 वीक तक ऑसिफिकेशन होता है बच्चों। और याद रखना, बॉन जो है, बॉन का जो ऑसिफिकेशन है, बॉन का जो ऑसिफिकेशन है मेरे फ्यूचर सीएचओस, ये 25 ईयर की एज तक होता है। आपको लंबाई बढ़ानी है, 25 साल की उम्र तक बढ़ा लीजिएगा। आपकी हाइट जो बढ़नी है वो 25 ईयर तक बढ़ेगी। 25 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती बच्चों, चाहे आप शंखपुष्पी पिए, चाहे बादाम खाएं, चाहे अखरोट खाएं। 25 एग्जाम में पूछते हैं कौन सी ईयर तक ऑसिफिकेशन हो सकता है, तो आपको 25 साल लिखना, 25 ईयर तक बच्चों। तो मेरे फ्यूचर सीएचओस, आज का धमाका, आप सबका प्यार, आज का ये सेशन यहीं तक था। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को 7:15 बजे एक और सुपर क्लास लेके। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।